वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको टी आर जैन के मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं इसमें से। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग को क्या कहलाता है? समग्र उपभोग। वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। वस्तुओं का वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं के अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा। वस्तुओं का अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा निर्भर करता है कि वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है वस्तुओं के अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा। अंतिम वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अंतिम वस्तु का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता द्वारा, उत्पादकता द्वारा, सरकार द्वारा, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन 4 है, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है क्या कहलाती है? उपभोक्ता वस्तुएं। ये मानवीय यानी कि उपभोक्ता, मानवीय यानी कि उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से कौन सी वस्तु संतुष्ट करेगी? उपभोक्ता वस्तुएं। करेक्ट आंसर होगा बी। पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु वे वस्तु हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। बी, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। सी, जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होती है। डी, इनमें से दोनों, ए और सी। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी कैसे होगा? ए क्या कह रहे हैं? जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है वो पूंजीगत वस्तु होते हैं। बिल्कुल सही। पूंजीगत वस्तु को हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। और सी क्यों होगा? जिनमें मूल्यह्रास की हानि शामिल होता है। बिल्कुल, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के अंदर ही मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन शामिल होता है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, परिवार द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया फ्रूट प्रोसेसर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए, पूंजीगत वस्तु है। बी, मध्यवर्ती वस्तु है। सी, उपभोग वस्तुओं का। डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोग वस्तुएं। परिवार द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किया गया ड्राई फ्रूट क्या है? उपभोग वस्तुएं। रसोई घर में उपयोग किया गया सभी वस्तुएं ड्राई फ्रूट किया गया फ्रूट प्रोसेसर उदाहरण है। फूड प्रोसेसर करते हैं तो ये उपभोग वस्तुओं का उदाहरण। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है? गन्ना क्या है? गन्ना एक मध्यवर्ती वस्तु है। गन्ना मध्यवर्ती वस्तु है। क्वेश्चन 8, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह क्या कहलाएगी? वह टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जा रही है तो वह क्या कहलाएगी? ए क्या कह रहा है इसमें? एक पूंजीगत वस्तु है। और सी क्या कह रहा है? एक अंतिम वस्तु है। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जा रही है, टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जा रही है तो वह कहलाएगी, वह क्या कहलाएगी? एक पूंजीगत वस्तुएं हैं, ये भी कहलाएगी। और एक अंतिम वस्तुएं हैं। अगर अंतिम वस्तु किस क्यों है? क्योंकि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है? टैक्सी चालक ही है। यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कार चलाना जानता है, टैक्सी चालक है, वो खुद ही एक कार खरीदा और उस कार को खरीद कर खुद ही चला रहा है, तो वो एक पूंजीगत वस्तु भी है, एक अंतिम वस्तु भी है। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 है, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण है। किसका उदाहरण है? टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन किसका उदाहरण है? ये एक
टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के, एकल उपयोग वस्तुओं के, पूंजीगत वस्तुओं के। तो ये जो है ना टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के उदाहरण है। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन बी कपड़े। निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध टिकाऊ वस्तु कपड़े हैं, क्योंकि ये साल 1.5 साल में फटने लगती है। ये कपड़े जो होती है फटने लगती है, इसलिए इसे हम अर्ध टिकाऊ वस्तुएं भी कहते हैं। पूंजी का स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजी का स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी का स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी का स्टॉक में वृद्धि हो रही है, पूंजी निर्माण हो रही है। जैसे कि आपके पास 10 मशीन थी और आपने 2 और मशीन खरीद ली, तो आपका पूंजी का स्टॉक में वृद्धि हुआ ना, तो पूंजी का निर्माण हुआ, तो ये पूंजी निर्माण कहलाई। पूंजी का स्टॉक में वृद्धि पूंजी का निर्माण कहला। शुद्ध निवेश बराबर होता है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है? शुद्ध निवेश जो होता है ना, सकल निवेश में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो शुद्ध निवेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12वां का बी। 13वां क्वेश्चन है, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, मूल्य ह्रास में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती है। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। शुद्ध पूंजी निर्माण होता है तो वो उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। निम्न में से मूल्य ह्रास का कौन सा कारण है? मूल्य ह्रास का कौन सा कारण है? निम्न में से मूल्य ह्रास का कौन सा कारण है? सामान्य टूट फूट, बाढ़ के कारण हानि, बाजार में आई गिरावट के कारण हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा मूल्य ह्रास सामान्य टूट फूट के कारण होता है, प्रत्याशित प्रचलन के कारण होता है, प्रत्याशित प्रचलन के कारण होता है, सामान्य टूट फूट के कारण होता है, और एक और जो है एक सामान्य टूट फूट के कारण, प्रत्याशित प्रचलन के कारण, आकस्मिक हानि के कारण। 3 कारण से मूल्य ह्रास होता है। तो इसमें ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य टूट फूट। निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण है? अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण? मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, तकनीकी में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाएं। अप्रत्याशित अप्रचलन कैसे आता है? अप्रत्याशित अप्रचलन जो होता है ना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण आता है। प्रत्याशित अप्रचलन जो है वो डेप्रिसिएशन का भाग है, लेकिन अप्रत्याशित अप्रचलन जो है ना, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का भाग नहीं है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि अप्रत्याशित अप्रचलन कौन सा कारण है? ये प्राकृतिक घटनाओं के कारण अप्रत्याशित अप्रचलन आती है। जैसे प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी आई, ये सभी घटनाओं के कारण जब मशीनरी में हानि होती है तो ये अप्रत्याशित अप्रचलन कहता है, जिसे हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं जोड़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? अब देखिए, ये प्रत्याशित अप्रचलन जो है ये मूल्यह्रास का एक भाग है। प्रत्याशित अप्रचलन जो है मूल्यह्रास का एक भाग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? तो प्रत्याशित अप्रचलन का कारण है ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, बी मांग में परिवर्तन, सी तकनीकी में परिवर्तन, डी दोनों, बी और सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही होगा इनमें से। प्रत्याशित अप्रचलन जो है डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास का भाग है, तो इनमें से दोनों होगा, दोनों यानी कि बी देखो क्या कह रहे हैं, तकनीकी में परिवर्तन के कारण प्रत्याशित अप्रचलन होता है, और सी क्या कह रहा है,
सी कह रहे थे तकनीकी परिवर्तन के कारण, और बी क्या कह रहा है, प्राकृतिक आपदाएं के कारण, प्राकृतिक आपदाएं के कारण। तो 16वां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है? महासूची का स्टॉक के लिए, विज्ञापन के लिए, पुनः स्थापना निवेश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनः स्थापना निवेश के लिए। क्यों? मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है? जब उत्पादक यानी कि फर्म मालिक ना मशीन खरीद के लाते हैं, मशीन पुराने होने के कारण उसमें सामान्य टूट फूट होने लगती है, उसमें धीरे धीरे इश्यू आने लगती है उस मशीन के अंदर, तो उसके लिए अलग से मुद्राएं इकट्ठा करके रखते हैं। उसको पुनः स्थापना यानी कि दोबारा से स्थापित करने के लिए जो मुद्राएं इकट्ठा करके रखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास आरक्षित कोष। ह्रास यानी कि कमी आना, किसी भी चीज़ में कमी आना। तो मशीनरी में दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है, तो उसके लिए अलग से ही मुद्राएं इकट्ठा करके रखी जाती है, ताकि उस मशीन में जो भी इशू आए उसे ठीक करके पुनः स्थापित किया जा सके। इसलिए इसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं, पुनः स्थापना निवेश के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17वां। ऑप्शन डी 17वां हो गया क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक्चर क्या है? स्टॉक्चर का परिभाषा क्या है? यह एक निश्चित समय बिंदु पर होता है स्टॉक्चर। तो 18वां का आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए में समय काल होता है, बी अगत्यात्मक चर है, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का करेक्ट आंसर होगा सी। 18वां का करेक्ट आंसर दोनों होगा। ये समय काल में होता है, अगत्यात्मक चर है। 18वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है समय अवधि पर क्या मापा जाता है? समय अवधि पर क्या मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। स्टॉक्चर, प्रवाचर, माल सूची, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर बी कैसे होगा? समय अवधि में मापा जा रहा है। समय अवधि में किसको मापा जाता है? प्रवाह को मापा जाता है, और स्टॉक को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। अवधि में किसे मापा जाता है? प्रवाह को मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और निश्चित समय बिंदु पर किसे मापा जाता है? निश्चित समय बिंदु पर स्टॉक को मापा जाता है, और निश्चित समय बिंदु पर स्टॉक को मापा जाता है। और समय अवधि में किसे मापा जाता है? समय अवधि में प्रवाह चर को मापा जाता है, और स्टॉक चर को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, प्रवाह चर। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? स्टॉक का, प्रवाह का, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का, ना ही स्टॉक का और ना ही प्रवाह का। तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर बी होगा, प्रवाह का। परिवार का आय एक समय अवधि का उदाहरण है, जिसके ये एक प्रवाह चर है। परिवार का आय घटता बढ़ता रहता है, इसलिए एक प्रवाह चर है, प्रवाह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? पूंजी पर ब्याज, दिल्ली तथा क्वेश्चन 21 कर रहे थे हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है? पूंजी पर ब्याज, दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी, मुद्रा का व्यय, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी कैसे होगा? दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी, यह एक स्टॉक चर है। दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी ये एक निश्चित समय बिंदु पर होता है, इसीलिए ये एक स्टॉक चर है।
क्वेश्चन 22 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परवाचर नहीं है। आय, पूंजी निर्माण, एक देश में मुद्रा की पूर्ति, छत की टंकी से पानी का रिसाव। परवाचर नहीं है, बताना है। नहीं है, परवाचर नहीं है, इसमें बताना है। तो एक देश की मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति ये परवाचर नहीं है। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक है। क्वेश्चन 23 क्या कह रहे हैं, दिल्ली तथा आगरा के बीच की 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है केवल स्ट्रक्चरों के, केवल प्रवाचरों को, स्ट्रोक तथा प्रवाच दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,